Hi, welcome to the Mohua Show. My name is Mohua Chinappa and I am an author, entrepreneur and ex-housewife. This podcast is about everything from business to technology to arts to lifestyle, but done and spoken ईमानदारी से। पैसे कमाओ, बिजनेस चलाओ और दिल में जो सपने हैं उनकी आवाज पे ध्यान मत दो, उसको हॉबी बनाओ। पर अक्षत गुप्ता की पर्सनल लाइफ जब पूरी तरह से बिखर गई थी, वो अपने बेटे के ड्राइंग बुक में कहानियां लिखना शुरू की। वहाँ से इंदौर से अपना नाता तोड़ के, जहाँ पे वो बिल्कुल सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे, वो मुंबई चले आए। तो आज सुनते हैं अक्षत की स्टोरी इंदौर से लेके मुंबई तक। तो हम ज्यादा देर के लिए आपको इंतजार में नहीं रखेंगे, अक्षत गुप्ता खुद बताएंगे हमें अपनी जर्नी के बारे में। तो अक्षत, सबसे पहले आप मुझे बताएं कि आपकी जो करियर पाथ, आप एक रेस्टोरेंट चला रहे थे एंड देन यू बिकेम एन ऑथर, ये कैसा स्विच हुआ? Hello to all the listeners here. This happened in 2014. It was a drastic shift in my career and in my life. When I got through depression and divorce, my son was taken away from, which is when from running 5 restaurants in Indore, MP, I suddenly switched off to Mumbai and I wished and I wanted to become a writer. God has been kind and I wrote this book. It has taken me around 6 years to finish this trilogy. It is in 3 parts, as I said, trilogy. So the first part has become the newest national bestseller of this country in a record-breaking time of 5 months. And yes, you are absolutely right. Mr. Mahendra Singh Dhoni's production house, run by Mrs. Sakshi Dhoni, has bought the visual rights of this book. So the idea of this story is that a man is caught in 2020 recently, was claiming to have been on the face of earth since the birth of the earth. I've never died. I have been a part of both Ramayana and Mahabharat. मैं राम और कृष्ण दोनों से मिल चुका हूँ, बात कर चुका हूँ. And I am the 8th immortal, 8वां चिरंजीवी, that the world has never ever heard of before. और मैं ढूंढ रहा हूँ 7 immortals को जिनके बारे में हम थोड़ा बहुत जानते. So that is more or less the one-liner of my book. लवली। माइथोलॉजी क्यों चूज किया आपने लिखने के लिए? ये कोई कारण है, कोई पर्सनल रीजन है? क्योंकि हमें बहुत वक्त लगता है अवेकनिंग होने के लिए, जब हम कृष्ण जी और शिव जी या जो भी भगवान को या गॉड को हम वर्शिप करते हैं, जब तक बहुत बड़ा से एक धक्का नहीं आता है जिंदगी में, उससे पहले तो हम वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। तो आपके साथ ये जो आप कह रहे हो कि डिप्रेशन हुआ था और आपका डिवोर्स भी हुआ है, तो थोड़ा सा हमारे सुनने वालों के लिए बताएं कि इतना बड़ा जो आपके साथ उथल पुथल हो गया आपकी जिंदगी में, उसके बाद आपने किताब लिखा है और MS धोनी के प्रोडक्शन हाउस में भी आप लेके चले गए इतना कम वक्त में। तो मैम हुआ ये कि आई गॉट मैरिड इन अ वेरी अर्ली एज, लव मैरिज थी। कई साल के बाद वो मैरिज बहुत खराब हो गई, जिसकी वजह से 8.5 साल, शादी के 8.5 साल बाद, 8.5 years of good marriage, my wife chose to leave me. तो उन्होंने मुझे छोड़ा और साथ में मेरे बेटे को ले गई, जो कि उस वक्त 6.5 साल का, 6.5 years। उस पूरे इंसिडेंट ने मुझ पर बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट डाला, बहुत ज्यादा खराब असर डाला मुझ पर, जिसकी वजह से मैंने 2014 में मंथ में मैंने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की। उस समय मैं इतना बड़ा फेलियर था अपनी लाइफ में हर मामले में कि मैंने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की और मैं उसमें भी फेल हो गया। उस पर भी मुझे टॉन्ट सुनने पड़े थे बाद में कि देखो कितना बड़ा फेलियर है ये आदमी, इससे एक काम ठीक से नहीं होता। ये सुसाइड करने की कोशिश किया और ये उसमें भी फेल हो गया। शहर तकलीफ दे रहा था, लोग तकलीफ दे रहे थे और लाइफ में जो चीजें हो गई थी वो इतना ज्यादा डिप्रेशन में डाल दी थी मुझको कि वहां रुक पाना, रह पाना बहुत मुश्किल था। मैं आप जब कहते हो कि शहर ने आपको अपनाया नहीं, आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? आप कह रहे हो कि कोई डिप्रेशन हो जाती है तो फिर आसपास के लोग टॉन्ट करते हैं और उल्टी सीधी बातें करते हैं, जिसकी वजह से हमें वहां से निकलना पड़ता है? जी, मैं कई बार अलग अलग लोगों से कह चुका हूँ कि आपका जो बुरा वक्त आता है, आपका जो खराब समय होता है, वो आपके लिए दुनिया का सबसे अच्छा फिल्टर का काम करता है। उस समय आपके लोगों की बहुत अच्छी छटाई होती है। तो क्या होता है कि जब आपका अच्छा वक्त चलता रहता है तो हम लोगों को ये गलत फहमी हो जाती है, हर किसी को, कि हमारे पीछे पूरा शहर, पूरी दुनिया, सारे दोस्त, पूरे रिश्तेदार सब खड़े हैं, कुछ होगा तो ये सब दौड़े चले आएंगे। मगर जब असल में वक्त खराब आता है और आप अपने जो आप मान के चल रहे हैं कि आपके पीछे बहुत लोग हैं, जब आप पीछे पलट के देखते हैं तो आपको ये दिखता है कि आपके हाथ में उंगलियां ज्यादा हैं और लोग कम हैं। आपके हाथों की उंगलियां आपके अपनों से ज्यादा हैं और तब आपको इतना जोर से धक्का पड़ता है क्योंकि आपने इतनों के लिए भला किया होता है, आप इतनों को अपना मान के चलते होते हैं, आपने इतनों को से अपना प्यार बांटा होता है कि आपको विश्वास ही नहीं होता है कि इतने सारे लोग आपके बुरे वक्त में या तो गायब हो गए, आपका फोन नहीं उठा रहे हैं, या फिर
आपके पीठ पीछे आपकी बुराई कर रहे हैं, जबकि आपने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा। ये सारी चीजें काफी होती हैं एक इंसान को एक नहीं कई टुकड़ों में तोड़ देने की। उसके बाद आपका आपका एक स्ट्रगल शुरू होता है अपने डिप्रेशन से खुद को निकालने के लिए। जब आप वो करते होते हैं तो यही लोग आपसे बार बार मिलते हैं, अलग अलग मोड़ पे टकराते हैं और वो आपको नीचे खींचते हैं। कैसे खींचते हैं? आप पूरी कोशिश कर रहे हैं अपने उस बुरे वक्त को भुलाने। आप चाहते हैं कि उस विषय में आपसे, उस टॉपिक पे आपसे कोई बात न करे, आपको याद न दे। ये जब मिलते हैं आपसे वही बात करते हैं। आपको सिंपैथी में लपेट लपेट के आपके पैर में वजन बढ़ाते जाते हैं ताकि आप इस दलदल से कभी ना निकले, आप और डूबे। ये सामने कुछ और होते हैं और पीछे कुछ और होते हैं। और ये मेरी कहानी नहीं, ये हर किसी की कहानी। वो आपके आपके मुंह से कुछ और सुन के जाते हैं और अपने मुंह से कुछ और ही कहानी सुनाते हैं तीसरे को। तो ये सब हर कोई बर्दाश्त करता है, पर जब उसकी आती हो जाती है तो आप सोचते हैं कि चलो जीवन खत्म कर लिया जाए। शायद मैं इस दुनिया या इन लोगों के लिए बना नहीं। तो मैं उस तकलीफ से और उस फेज से अपने लाइफ में गुजर चुका हूँ। तो मैंने 2014 में सुसाइड अटेम्प्ट किया और मैं बच गया। अब होता क्या है, जितने भी ऐसे लोग हैं जिनका कोई छोटा भाई या बहन होंगे या घर में कोई भी बच्चा होगा या खुद भी हो पेरेंट्स हो गए, उनको पता होगा कि 5-6 साल के बच्चे ना ड्राइंग कॉपी में एक पेज में एक बड़ा सा स्टार बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं और पन्ना पलट देते हैं। अब एक नॉर्मल साइज ड्राइंग कॉपी जो होती है वो 8-10 पन्ने की होती है, 10-15 पन्ना पकड़ ली तो बच्चों की ड्राइंग कॉपी डेली खत्म हो जाती। तो हुआ ये था कि मेरे बेटे ने मुझसे ड्राइंग कॉपीज मांगी थी और मैं थोड़ा ऑक्यूपाइड, 2-3 दिन मैं ला नहीं पाया। और जब मैं लेके आया तो मैं एक साथ 1 डजन लेके आया था कि रोज रोज मांगेंगे, उससे अच्छा मैं एक साथ उनको दे दूं। बदकिस्मती से जिस दिन मैं ये ड्राइंग कॉपी लेके आया उस दिन मेरी वाइफ उनको लेके चली और फिर कभी नहीं लौटी। वो ड्राइंग कॉपी मेरे सामने रखा हुआ था और मैं उसको देख देख के मैं रोता रहता था कि यार मेरे बच्चे ने एक छोटी सी चीज मांगी थी और मैं वो दे नहीं पाया उसको। तो ये बुक की जो कहानी है वो मैं अपने बेटे के लिए लिखना शुरू किया था और उन्हीं की ड्राइंग कॉपी में लिखना शुरू किया था, ये सोच के कि जब वो लौटेंगे तो मैं उनको बताऊंगा कि देखिए दिस इज हाउ आई वाज मीटिंग यू। जब मुझे आपकी याद आती थी तो मैं आपके साथ समय बिताने के आपके लिए आप ही की ड्राइंग कॉपी में एक कहानी लिखता था। सो द हिडन हिंदू जो अभी ये बुक बनी है और जब जो अब इस पे फिल्म बनने वाली है, ये मेरे जीवन की पहली कहानी है। द बेस्ट ऑफ माई स्टोरी इन द वर्स्ट ऑफ माई लाइफ। दूसरा कारण इस कहानी को गढ़ने का, आपने पूछा कि माइथोलॉजी क्यों लिया आपने। माइथोलॉजी मैं थोड़ा कम मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि इनमें से बहुत सारी चीजें हुई थी, समय के साथ वो थोड़ी डाइल्यूट होके ड्रामेटिक ज्यादा हो गई होंगी, उससे मैं इनकार नहीं करता, मगर ज्यादातर चीजें हुई। अब दूसरा एक तो रीजन मेरा सन जो मैंने आपको बताया, दूसरा रीजन ये है कि हमारी जो अभी का जनरेशन है जिस पर जेनजी होते नए लोग, उनको मार्वल, डीसी, आयरन मैन, स्पाइडरमैन, सुपरमैन, ये सब के बारे में सब कुछ पता है। मास्क लगा के उसका क्या नाम है, बिना मास्क के उसका क्या नाम है, सुपर हीरोज का किरदार प्ले करने वाले एक्टर्स का क्या नाम है। लेकिन हमारा कल्चर, हमारे एंशियंट हिंदू सिविलाइजेशन के बारे में हमारे जेनजी को बहुत ज्यादा कम पता है। आप ये मानिए कुछ नहीं पता है उनको। 7 इमॉर्टल्स का नाम नहीं पता है। वो दशानन और दशावतार में कंफ्यूज हो जाते हैं। दशानन रावण का दूसरा नाम है, जबकि दशावतार विष्णु के 10 अवतारों को कहा जाता है। तो ये बहुत बेसिक्स हैं जो हम भूलते जा रहे हैं। और मैंने अपने जीवन में कभी भी कोई ऐसा पेड़ नहीं देखा, आई हैव नेवर सीन अ ट्री जो हवा में उड़ रहा हो। क्योंकि पेड़ जो है ना वो तभी तक जिंदा रहता है जब तक वो अपने रूट्स से जुड़ा रहे, ग्राउंडेड रहे। तो हम वो उड़ता हुआ पेड़ होते जा रहे हैं बिकॉज वी आर लूजिंग आउट with our roots continuously. So I thought that whatever I can do in my limited knowledge and understanding, let us prepare a good, interesting story that could shed a little light, थोड़ी बहुत रोशनी डाल सके हमारी पौराणिक कथाओं पे और उन कल्चरल बातों पे जो हैं बड़ी इंटरेस्टिंग और बहुत रिच, मगर हमारे लोगों को पता नहीं। दिस इज सो इंटरेस्टिंग अक्षत, बिकॉज आई कम्प्लीटली अग्री विथ यू कि अपने रूट्स के साथ आप जुड़े हुए नहीं रहो तो आपकी फाउंडेशन कभी भी नहीं स्ट्रांग होती है, और इस बात से मैं बहुत ज्यादा सहमत हूँ। और मुझे थोड़ा सा आपसे ये पता लगा नहीं, ये प्रोडक्शन इंडस्ट्री में आप लेखक होके ये कैसा जर्नी रहा आपका? हाउ डिड यू गो अबाउट दिस एंटायर थिंग? दिस इज वेरी टीडियस प्रोसेस मैम। बहुत थकान वाला रास्ता है ये, क्योंकि जैसे ये मैं आपको, हम द हिडन हिंदू के आसपास बात कर रहे हैं, इसीलिए मैं आपको फिर उसी का एग्जांपल देता हूँ। तो आज की डेट में मेरे पास 6 फिल्में हैं और द हिडन हिंदू ट्रिलॉजी भी है, मतलब ट्रिलॉजी के अलावा 6 फिल्म। मुझे द हिडन हिंदू का नरेशन एक बार कंप्लीट देने में 9 घंटे का वक्त लगता है, चाहे वो मैं किसी को भी सुनाऊं। इस 3 पार्ट के कंप्लीट नरेशन में इट टेक्स मी 9 आवर्स। आप विश्वास मानिए कि 2000
15 2015 आई रीच मुंबई फॉर द फर्स्ट टाइम, और 15 से लेके अभी 22 तक कम से कम इस 9 घंटे का नरेशन में 100 टाइम्स तक। तो उसमें कितना एफर्ट, कितनी एनर्जी, कितना वक्त, कितनी थकान हो सकती है, वो आप मतलब आई हैव नरेटेड दिस स्टोरी फॉर 900 आवर्स टिल डेट। क्या होता है कि प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स के पास पढ़ने का वक्त कम होता है, बिकॉज उनका काम स्क्रिप्ट्स लिखना या पढ़ना नहीं है, उनका काम पैसा लगाना और डायरेक्ट करना है। तो उनका समय बचाने के लिए यू हैव टू कीप नरेटिंग योर स्टोरी टू एवरीबडी, दैट whoever invites you, कि चलो बताओ क्या है तुम्हारे पास। तो हुआ ये कि मैं इस कहानी को लगातार सुना रहा था लोगों को, और फिर फाइनली सुनाते सुनाते मैं एक दरवाजे पे पहुंचा, और वो दरवाजा था धोनी एंटरटेनमेंट। उसमें कुछ लोगों को मेरी कहानी पसंद आई। हर कहानी का एक डेस्टिनेशन होता है, और वो डेस्टिनेशन और उस डेस्टिनी में आपको पहुंचने में कितना वक्त लगेगा इसका कोई मेजरमेंट स्केल नहीं। बस आपको ये देखना समझना होता है कि आपकी कहानी जो है, उस तरीके की फिल्में बनाने वाले लोग कौन। अब हॉरर फिल्म लेके अगर आप संजय लीला भंसाली के पास जाएंगे तो आप अपना और उनका दोनों का वक्त वेस्ट कर रहे हैं। और पीरियोडिक फिल्म लेके अगर आप किसी हॉरर फिल्म मेकर के पास जाएंगे, विक्रम भट्ट है या कोई, तो भी आप अपना और उनका वक्त बर्बाद। तो यू हैव टू एक्चुअली आइडेंटिफाई एंड ट्राई टू रीच देम, ऐसे लोग जो आपके लाइक माइंडेड, जो आप लिख रहे हैं, जिस तरीके की आपकी सोच है उससे मैच करते हुए कौन लोग हैं जो उस पे इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्ट मतलब सिर्फ पैसे की बात नहीं हो रही, समय और दिल लगाने की बात। सो आई फाउंड अ फ्यू लाइक माइंडेड पीपल इनसाइड धोनी एंटरटेनमेंट। मेरी जो बाकी फिल्में हैं वो अलग अलग प्रोडक्शन हाउसेस के साथ है और अलग अलग जॉनरास। वही है कि दिस इज काइंड ऑफ अ मैच मेकिंग फॉर अ राइटर। ये आपके पास एक कहानी है और आपको उसकी शादी करवानी है एक डायरेक्टर से या प्रोड्यूसर से या एक्टर से। इनमें से कोई भी एक आ जाता है तो राइटर का सफर उस कहानी को लेकर आसान हो जाता है। तो ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है कि ये कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि आपके पास कहानियां अगर बहुत है तो आपको प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्टर्स भी बहुत चाहिए। तो इसलिए आप लगातार घूमते रहते हैं, हर बार कुआं खोदते हैं, हर बार पानी पीते हैं। तो अक्षत, अभी आपने हमें बताया ये व्हाट इज द रूटीन रियली लाइक टू गो इनटू द प्रोडक्शन इंडस्ट्री। मेरे ख्याल से बहुत सारे जो लेखक है उनके लिए ये बहुत सही पीस ऑफ एडवाइस है कि यू नीड टू फाइंड हु वुड बी योर टेकर्स। तो एज अ राइटर आपका रूटीन क्या है? आप थोड़े हमारे सुनने वालों को थोड़ा सा बताइए। मैम, आई वुड लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट टू दिस। पता नहीं वो जो ऑथर्स या राइटर्स जो हैं जो कहते हैं कि हम बहुत रूटीन हैं, हम इतने बजे उठते हैं, इतने बजे से इतने बजे तक हम लिखते हैं। अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट अ वेरी रूटीन पर्सन। मैं बहुत इनडिसिप्लिन्ड, अनऑर्गेनाइज्ड व्यक्ति हूँ। मगर इसका मतलब ये नहीं कि मैं लाइफ में इनडिसिप्लिन्ड या अनऑर्गेनाइज्ड हूँ। मेरे लिखने का कोई फिक्स वक्त नहीं है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि आपके दिमाग में थॉट्स आपके समय के हिसाब से नहीं है। आप फिजिकली अपना रूटीन सेट कर सकते हैं, आप मेंटली कोई भी दुनिया में कोई भी, मेरा ऐसा मानना है कि मेंटली अपना रूटीन सेट नहीं कर सकता कि इस समय मुझे थॉट आने ही। ये घर में आने वाले हाउस हेल्प या ड्यूटी पे आने वाले लोगों जैसा नहीं होता है कि थॉट्स इज नॉट कन्फाइंड विद टाइम एंड प्लेस। तो ये वैसी बात है कि जब कोई एक अच्छा थॉट आ जाता है तब हाथ में पेन ले लिया जाता है, एक पन्ना उठा लिया जाता है। मुझे ऑटो में थॉट आ जाता है तो मैं अपने मोबाइल में नोट्स बना लेता हूँ, उसको बाद में आके डेवलप करता हूँ जब वक्त। फिर जो ऑथर्स हैं, जो स्क्रिप्ट राइटर्स हैं, आप सोचिए वो कैसे रूटीन बना सकते हैं। उनको कभी शूट पे होना है, कभी बुक लॉन्च पे होना है, कभी इंटरव्यूज में होना है, अगले बुक पे काम करना है। जो स्क्रिप्ट राइटर्स हैं उनको 10 बार नरेशन के लिए जाना है, और वो मीटिंग का समय राइटर तय नहीं कर पाता। वो मीटिंग का टाइम राइटर जिसको सुनाना जाना चाहता है उसके हिसाब से। प्रोड्यूसर अपना वक्त देते हैं, कई बार एक्टर्स देर रात को बुला लेते हैं, कई बार डायरेक्टर्स रात भर के शूट के बाद सवेरे सवेरे बुला लेते हैं। सो एटलीस्ट मेरे साथ ऐसा है कि मुझे जब कोई थॉट आ जाता है और मैं जहां होता हूँ, मैं कम से कम उसी समय इतना तो लिख लेता हूँ कि मैं बाद में उसको डेवलप कर सकूं। और जो एक कहानी है, एक थॉट को डेवलप करने वाला काम, वो टेक्निकल और क्लेरिकल काम, उसके लिए मुझे पीस ऑफ माइंड की जरूरत नहीं। आइडिया, कॉन्सेप्ट, थॉट आने के लिए कोई भी वक्त, कोई भी जगह हो सकती है, और वो जब आए। जो भी ऐसे आपके लिसनर्स हैं जो लिखना पसंद करते हैं, आप ये मत सोचिए कि अच्छा थॉट आया बाद में नोट कर लेंगे, वो चला जाता है नाराज होकर। आपको जब एक अच्छा थॉट आया है, आपके आसपास पेन है, कागज है, लैपटॉप है, मोबाइल है। मोबाइल तो सबके हाथ में होता है। अगर आप उस पर नोट्स नहीं बनाना चाहते तो आप अपने किसी करीबी को एक वॉइस नोट भेज दीजिए, ताकि आपके रिकॉर्ड में रहे कि मेरे पास ये थॉट आया था। आप ये समझ लीजिए कि थॉट्स आते हैं और आपके दिमाग का दरवाज़ा, आपके दिमाग के डोर को नॉक करते हैं। आप उसी समय दरवाज़ा खोल के उसको रखेंगे तो वो खुशी खुशी आ जाएगा। अगर आप बोलेंगे कि खड़े रहो, अभी बाद में दरवाज़ा खोलूंगा, तो किसी और दरवाजे चले जाएंगे। ऐसा
This was amazing. अपने थॉट्स को कभी भी नाराजगी नहीं होने चाहिए. थॉट्स के साथ प्यार, मोहब्बत. जितने सारे लेखक सुन रहे हैं या अपने राइटिंग्स को प्रोडक्शन हाउस तक लेके जाना चाहते हैं, this has been such an amazing interview. Akshat, I am speechless with the kind of words that you've used, and for you to utilize your pain and turning it into something that is so phenomenal is really a great lesson for a whole lot of us who are listening to this podcast right now. Just before I end, I just want you to tell me, what are the 5 books that you would recommend our readers to read? ऐसा कुछ 5 किताब के नाम आप हमारे सुनने वालों को बताएं जिनके लिए आसान हो जाएगा ये रीडिंग जर्नी स्टार्ट करना. मुझे रीडिंग की हैबिट बहुत देर से लगी और मैं शुरुआत में मुझे रीडिंग हैबिट मेरी डेवलप क्यों नहीं हो पाई, दैट इन इटसेल्फ इज अ लेसन दैट आई एम ट्राइंग टू गिव टू द अदर्स. होता क्या है दैट इफ यू हैव चोजन योर फर्स्ट फ्यू बुक्स रॉन्गली, अगर आपने अपने कैलिबर, अपनी समझ या अपने इंटरेस्ट के बाहर शुरू की 3-4 किताबें उठा के पढ़ना शुरू की और आपने उन किताबों को बीच में छोड़ दिया, तो फिर आप कभी किताब नहीं पढ़ेंगे, आपका इंटरेस्ट और हॉबी कभी डेवलप नहीं होगा. सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग विच इज अकॉर्डिंग टू मी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दी फर्स्ट टाइम रीडर्स या अब जो पढ़ना शुरू करेंगे, उनके लिए ज़रूरी है कि उनको पता हो कि उनका इंटरेस्ट कौन से जॉनरा में है, उनकी एज और उनकी समझ क्या है. अगर आपकी शुरुआत 3-4 किताबें सही उठाएंगे आप, तो वो 4 किताब आप ख़त्म कर पाएंगे और 3-4 किताब ख़त्म करते करते आपको ये पता चल जाता है कि मुझे पढ़ना पसंद है. आई एंजॉय द हैबिट ऑफ रीडिंग. एक एज होती है जब हम पढ़ना शुरू करते हैं और उस समय हमको सिंपल बुक से ही शुरू करना चाहिए. कोशिश कीजिए कि इनिशियली एंटरटेनिंग हो बुक्स, क्योंकि फिलोसफिकल बुक्स आर लेटर स्टेजेस इन लाइफ. एक समय वह चेतन भगत ने इतने ज़्यादा लोगों को पढ़ना इसलिए नहीं सिखाया क्योंकि उनकी बुक कमाल की थी. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनकी बुक बुरी थी, लेकिन वो कनेक्टिंग थी. उसको पढ़ने वाले अपने आप को उन कहानियों से कनेक्ट कर पा रहे थे. तो कनेक्शन एक्चुअली कहानी से नहीं बनता है, कहानी की वजह से कनेक्शन आपके बुक रीडिंग हैबिट से बन जाता है. सो स्टार्टिंग के लिए इफ़ आई कुड जस्ट बी अ लिटिल लाइट एंड इफ़ आई कैन मेक अ जोक, दो बीइंग सीरियस एट द सेम टाइम, I would actually recommend The Hidden Hindu Part 1, 2 and 3 because बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इंटरटेनिंग बुक है जिसकी वजह से उस पर फिल्म बन रही है. आपने कमाल की किताब लिखी हुई नौटंकी साला, मैं उसको पढ़ना अभी मैंने शुरू किया है. आई एम स्टिल रीडिंग इट. कुछ पन्ने मैंने पढ़े हैं, कुछ पन्ने मैं और पढ़ूंगा. एक और बहुत अच्छी किताब आई है, उसका नाम है समसारा. इसके जो ऑथर हैं उनका नाम सक्षम गर्ग है. पेंगुइन ने इस किताब को छापी है. बढ़िया इंटरेस्टिंग किताब है. मैं और भी किताब आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, मगर बात यह है कि कौन क्या पढ़ना पसंद करता है. हो सकता है कि लोगों को कहानी ना पढ़ते हुए पोइट्री अच्छी लगती हो, तो ये बड़ा, मुझे ऐसा लगता है, बड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है क्योंकि सबके अपने चॉइसेस. हो सकता है मुझे जो फिल्में पसंद हैं वो आपको ना हो, या आपको जो फिल्में पसंद है वो मुझे ना हो. चूज योर वर्ड्स, चूज योर बुक्स एंड चूज योर पार्टनर वेरी वेरी. थैंक यू अक्षत फॉर बीइंग ऑन टुडेज पॉडकास्ट. बहुत मज़ा आया बात करके. एंड हमारे सुनने वालों के लिए आपने सुने उनके रिकमेंडेशन जो उन्होंने बताया अपने बुक्स के बारे, और उन्होंने कहा है कि अपने लफ्ज़ों से प्यार करें, जो आई ऑल्सो बिलीव इन दैट, एंड कभी कोई थॉट को जाने नहीं देना. थैंक यू सो मच अक्षत एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट in all your future endeavors. Thank you. Thank you, ma'am. Wish to talk to you again soon. To you, our dearest listeners, you can find us on your favorite streaming services, Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, and of course on all other major streaming services. With loads of love, we are The Mohua Show, where we talk ईमानदारी से.